नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। मेरे हैंडल का नाम एजे सिंह ऑफिशियल है और चैनल का नाम सिटीजन्स वॉइस शो है। आप दोनों से सर्च कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में मिल सके। हम आपसे किसी आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं करते। उम्मीद करते हैं तो सिर्फ ये कि आप जनता की आवाज जनता तक, आवाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आज, उसके बाद राजनीति गर्मा गई है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने रोहतास से औरंगाबाद की एक रैली निकाली है, उसमें अभी वो रैली चल रही है। कुछ ही देर पहले एक भाषण जो है वो राहुल गांधी ने दिया था। पहले मैं आपको वो दिखाता हूं और फिर आज जो ईसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे मुतालिक हम बात करेंगे। पहले देखते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। चोरी करने का तरीका पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो? 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को भी वोटर लिस्ट से हटा दिया जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर रोल देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सीसीटीवी फुटेज ना देने के लिए बहाने पर बहाना बनाया। अब वोट चोरी दबे पांव दुबक कर की अब एसआईआर के नाम पर खुलेआम की जा रही है। और 2019 में एक लॉ आता है, उसको पास किया जाता है संसद में कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में केस दाखिल नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ा मुद्दा उन्होंने जब उठाया, उस मुद्दे पर लोगों को उन्होंने बताया कि हम इस वोट की चोरी नहीं होने देंगे और सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी कर रही है। एक बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पर लगाया। उससे पहले आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज्ञानेश गुप्ता, जो सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका मैं आपको वक्तव्य सुनाता हूं और उस पर फिर प्रतिक्रिया बताता हूं। मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाज़ा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए? कौन से पीयूष जी दो हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है, आपकी जगह किसी और का कट जाए। इसलिए शायद पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी का मतदान में नाम काट मतदाता। उनका कहना है कि पीयूष के नाम से अगर कोई वोट हम काट देते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि 140 करोड़ लोगों में अगर 100 करोड़ मतदाता हैं कि कौन सा पीयूष है जिसके डबल वोट्स है। ये तो उन्होंने बड़ी आसानी से समझा दिया, पर ये बताना वो भूल गए क्या उस पीयूष के पिताजी का नाम, उस पीयूष का एड्रेस, उस पीयूष का एपिक नंबर,
या उस पीयूष का अगर आधार कार्ड लिंक कर देते तो आधार नंबर जिसमें आइरिस होती है, आपके हाथों के पंजे के निशान होते हैं, तो क्या वो भी सब सेम होते? तो एक तरीके से डिजिटल इंडिया की बात करने वाली सरकार जो डिजिटल रुपए की बात करती है, हर चीज को डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट की बात करती है, ऑनलाइन रिकॉर्ड अवेलेबल पासपोर्ट, ई पासपोर्ट की बात करती है, वो इस तरीके की बात कर रही है कि आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि एक पीयूष और दूसरे पीयूष में क्या फर्क है। उनकी दूसरी स्टेटमेंट सुनते हैं कि वो दूसरी बार क्या कहते हैं। शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। दो महत्वपूर्ण मुद्दे। पहले सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमने देखा किस तरीके से जिनके वोटर आईडी कार्ड एपिक नंबर्स हैं, जिनको हमने पीडीएफ फॉर्मेट में डाला हुआ था ऑनलाइन और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उन फोटोज का मिसयूज हो रहा था। क्या आपकी बहू बेटी या आपकी महिलाओं की फोटो या सीसीटीवी फुटेज इस तरीके से सार्वजनिक कर देनी चाहिए? तो लोगों का यह भी सवाल है कि आप सीसीटीवी फिर खिंचवाते ही क्यों हैं? आपने कैमरास क्यों लगा रखे हैं? अगर निजता की बात है तो फिर ये तो जो फ्रेंचाइज है लोगों का, वो तो सीक्रेट फ्रेंचाइज है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सीसीटीवी फुटेज भी नहीं रखनी चाहिए, ताकि जो भी धांधली हो रही है, एक एक आदमी 8-8 वोट डाल रहा है, 10-10 वोट डाल रहा है, वहां वीडियो बना रहा है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से लोग वीडियो बना के दिखा रहे थे कि देखिए हमने कितनी बार बटन दबाया। सीसीटीवी कैमरास आपने सिक्योरिटी के लिए लगा रखे। महिलाओं की निजता या महिलाओं का अगर कोई सीसीटीवी फुटेज वोट डालते हुए या वोट डालने जाते हुए या लाइन में खड़े हुए अगर प्रकाशित भी हो जाता है, तो उसमें आपको क्या परेशानी? ये एक बड़ा लेम एक्सक्यूज ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने दिया। और उसके बाद राहुल गांधी ने उसी समय अपनी रैली पे संबोधित करते हुए ये कहा कि मुझसे एफिडेविट मांगा गया कि 20 रूल 20 सबसेक्शन 3 बी में आप शपथ लीजिए कि जो आप कह रहे हैं वो आप एफिडेविट में दीजिए, हम उसकी तहकीकात तभी करेंगे क्योंकि ये हमारी रूल बुक कहती है। तो उनका ये कहना था कि सिर्फ मुझसे ही क्यों शपथ पत्र मांगा जा रहा है, मैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मुझसे शपथ पत्र मांगना, मैंने जब पार्लियामेंट में शपथ ली है तो मैं अगर एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन कर रहा हूं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना चाहिए। आगे देखिए सवाल किस तरीके के आते हैं और जवाब किस तरीके के दिए जाते हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता को सुनिए। जर्नलिस्ट हूं, परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है, जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया
14 तारीख के दिन आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? 3 सवाल प्रनंजॉय ठाकुरता जो कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं उन्होंने पूछे, खोजी पत्रकार भी हैं और खोजी पत्रकारिता की अपनी एजेंसी भी चलाते हैं। उन्होंने 3 सवाल पूछे। पहला सवाल कि बाढ़ग्रस्त समय में आप ये एसआईआर क्यों करवा रहे हैं जबकि इलेक्शन नजदीक है? समरी रिवीजन पहले ही जुलाई से दिसंबर में हो चुकी है, जनवरी 6 में उसका प्रकाशन हो चुका है। दूसरी बात उन्होंने कही कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में जो 40 लाख वोट बढ़ाए गए उसके बारे में चुनाव आयोग क्यों चुप है? और तीसरी बात, इलेक्टोरल रोल को डिजिटल फॉर्मेट में देने का सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया तब आपने इस पर क्यों एग्री किया? पहले आपने मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ऑपोजिशन पार्टीज को डेटा क्यों नहीं दिया? जो एग्जैक्टली राहुल गांधी का इल्जाम है कि माधवपुरा में 300 किलो के एक विधानसभा के नॉन मशीन रीडेबल फिजिकल डेटा दिया गया जिसके मिलान में हमको 6 महीने लग गए। तो इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। महाराष्ट्र पे बात करें तो सीएसडीएस के संजय कुमार का एक बड़ा खुलासा आया है कि लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में नासिक वेस्ट और हिंगना विधानसभा में 47 और 43% वोट बढ़ाए गए। इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। एक और जवाब में जब उनसे पूछा गया कि एड्रेसेस में 00 क्यों लिखा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हैं शहरों की जहां पे एड्रेसेस के हाउस नंबर डिफाइंड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसको हम 00 ले लेते हैं। ये भी बड़ा एक हास्यास्पद मामला है कि मोदी जी की पीएम आवास योजना में क्या अभी तक लोगों को घरों के नंबर भी नहीं मिले हैं? आपने प्लॉट दे दिए, घर बना दिए, तो नंबर भी इशू कर देते। एक और पत्रकार ने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, मैं सवाल सुना के फिर आपको जवाब बताता हूँ। जर्नलिस्ट हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए, चाहे कितने एफर्ट्स कर ले। यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा? ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। पत्रकार महोदय ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक तौर पर चुनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है लोगों के मतों के अधिकार को सुरक्षित करना। और अगर आप 65 लाख मतदाताओं को लिस्ट से निकाल देते हैं और उसका रीजन तक बताने में आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, तो ये आप पर भी सवाल खड़ा करता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि एपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आप लिंक कर देते हैं आधार के साथ तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आधार एक यूनिक आईडी है और उससे उस आदमी की पहचान को वेरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि आधार पासपोर्ट में भी लगता है और चीजों में भी लगता है। आप मान लीजिए कि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, पर कम से कम आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको वहां लोकल ऑफिस में तो जाने की जरूरत नहीं है। और कितने लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे जो बिहार में है ही नहीं, बिहार से बाहर हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, नौकरी पेशे से दूसरे शहरों में हैं और उनका वोट अपने घर पर ही है, तो वो कहां जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर आधार से लिंक हो जाता एपिक नंबर तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। तो इस पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं एक और पत्रकार महोदय की बात आपसे सुनवाता हूं, फिर बात करता हूं। संजय शर्मा, आज तक से हूं।
मेरा सवाल, आयोग नया जरूर है, सवाल पुराना है, लेकिन सवाल उससे जुड़ा है क्योंकि आप भी आरपी एक्ट की दुहाई देते हैं और संविधान की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेडी ने यह कहा कि उन्होंने हलफनामा देकर उड़ीसा में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत आपसे की थी, तो उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो अगर आप बता सकें तो सही होगा। और दूसरा, लोग टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ मुकाबले में चुनाव आयोग की। क्या चुनाव आयोग रथ का टूटा पहिया लेकर कृष्ण की तरह आगे बताएं। हाँ, भाषा उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं तो उस समय पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कल प्रेस नोट आना और उसी समय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या उसको काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं है? और शिकायतें तो बहुत हैं, उन शिकायतों का निवारण करने की बजाय शिकायतकर्ता से प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? बार बार यही सवाल निकल कर आ रहा है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब जो लिस्ट है वो सार्वजनिक कर दी है, डेटा निकल के आ गया है। एपिक नंबर के थ्रू आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अपने पंचायत भवन में जाकर फिजिकल लिस्ट चेक कर सकते हैं, बीडीओ से मिलकर आप अपना लिस्ट चेक कर सकते हैं और सीसी की वेबसाइट पर भी स्टेट लेवल पर विधानसभा क्षेत्र और स्टेट लेवल पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। एपिक नंबर से आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका अगर नाम हटा दिया गया है और उसका कारण दे दिया गया है कि क्यों हटाया गया है, अगर आप स्थानांतरित हैं या आपको डेड घोषित कर दिया गया है या उन 7 लाख लोगों में आपका नाम है जिसमें आपके एक से ज्यादा वोट अलग अलग स्थानों पर हैं, तो आप अपना निवारण आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन से करवा सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। तो ये लिस्ट जो है वो आउट हो गई है। इसमें ये सिग्निफिकेंट फर्स्ट स्टेप है जिसमें लोगों के राइट टू इंफॉर्मेशन और रॉन्गफुल इंक्लूजन से बचा जा सकता है। उसके बाद फिर एक पत्रकार महोदय का सवाल और उस पर क्या जवाब दिया महोदय ने, उस पर हम लोग सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। Epic ID issue there in Bihar, despite the commission saying back in May that, we have resolved it across the country. 76. सर, उन्होंने कहा कि डुअल एपिक कार्ड का इशू जिसमें एक आदमी के पास 2 से ज्यादा एपिक कार्ड्स हैं वो तो आपने सुलटा दिया, पर जिन लोगों का नाम उन एपिक कार्ड्स के साथ और एपिक कार्ड्स के साथ, मतलब मल्टीपल एपिक कार्ड्स तो आपने सुलटा दिया, पर जिन लोगों का नाम जो है वो एपिक कार्ड में है ही नहीं या जिन लोगों का नाम एपिक कार्ड से निकाल दिया गया, उन लोगों का आप क्या करेंगे? तो इस पर भी, डुअल एपिक कार्ड्स पर भी कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब सीसी के पास नहीं था। बहुत सारे सवाल किए गए और मैं सारे सवाल तो आपको नहीं दिखा सकता, पर जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जिन लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिस कर दिया वो यहां से उन सवालों का महत्व और उनके जवाबों को, अर्थ को खुद जांच कर सकते हैं। इनसे हमारा सवाल है कि स्पेशल समरी रिवीजन सालाना तौर पे होता है हर साल, तो एसआईआर की जरूरत आपको कौन सा मतदाता सूची दोनों प्रक्रिया से अलग मिलेगा? हम ये जानना चाह रहे हैं। और एक सप्लीमेंट्री सवाल है इसी के साथ कि आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है क्यों उन्हीं से शपथ पत्र सिर्फ मांगा जा रहा है, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं? उनका कहना है कि शपथ पत्र जो है वो सिर्फ राहुल गांधी से क्यों मांगा जा रहा है। उनका इशारा जो था वो अनुराग ठाकुर साहब के पास था कि 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब उन्होंने कहा कि 2,90,000, 2,36,000 अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी की उन्होंने बात की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की, उसमें जाली वोट पड़े हैं, तो वो डेटा उनके पास कहां से आया? तो क्या आपने शपथ पत्र सिर्फ राहुल गांधी से मांगा है या ये शपथ पत्र आप अनुराग ठाकुर से भी मांग रहे हैं? इसका जवाब ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब के पास नहीं था। अगला सवाल। No newspaper. Sir, during door-to-door survey and enumeration, how many Nepali, Bangladeshi and Myanmarese nationals were found by BLOs? Does the Election Commission have any figures? ये बड़ा वैलिड सवाल था। इस सवाल में उन्होंने ये पूछा कि कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्यास या इलीगल माइग्रेट्स आपने पकड़े
कितने इलीगल लोगों को आपने चिन्हित किया? क्या आपके पास इसके मुतालिक कोई डेटा है? इसका कोई जवाब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं था। मैं अब आपको अगला सवाल दिखाता हूं। As you know, after Rahul Gandhi's press conference, there are many issues coming up from different states, including states like Kerala. Will you initiate an inquiry into all these allegations which are coming from different states? उन्होंने कहा कि बिहार के अलावा केरल में तमाम विषयों पर इस पर कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं, उस पर आपने क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि जो कंप्लेंट्स हमारे पास लिखित तौर पर उड़ीसा या केरला से आई, उसमें एफिडेविट शामिल नहीं थे। जब तक फॉर्म 23B के तहत शपथ पत्र या एफिडेविट शामिल नहीं होंगे, तब तक हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते। उसके कुछ घंटों बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया, जिन्होंने उन्होंने स्क्रीनशॉट डाले और कहा कि जो चुनाव आयोग से ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। ये बात उन्होंने कही और साथ में उन्होंने डिजिटल रसीदें लगाएं कि जो हमने मामला एफिडेविट्स में उठाया था उनका तो आज तक कुछ हुआ नहीं, तो बाकियों से एफिडेविट मांगने से पहले कम से कम ये तो तय कर लें कि एफिडेविट जिन्होंने दिए थे उन पर तो इल्जाम ना लगाएं, उनका तो जवाब दे दें सीईसी महोदय। और जहां तक सीसीटीवी कैमरा की बात है, आपको मैं चंडीगढ़ लेके चलता हूं। सीसीटीवी फुटेज में मसीह साहब वोट कैंसिल पकड़े गए थे और मेयर के चुनाव में धांधली हो रही थी, साफ साफ वोट काटे गए थे। अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता और प्राइवेसी से मामला जुड़ा होता तो अनिल मसीह चुनाव में धांधली करते हुए कभी भी पकड़े नहीं जाते। ये प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये वोट चोरों की कुर्सी जो है वो खतरे में है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट है आयुषी कार और विष्णु नारायणन की। उसमें उन्होंने ईसीआई के 80,000 फेक वोटर्स की रॉन्ग एड्रेसेस की लिस्ट दी है कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किस तरीके से रॉन्ग एड्रेसेस पे 80,000 वोटर हैं। इस रिपोर्ट का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा और उस पर अपनी तमाम प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने एक ट्वीट डाला है। उसमें उन्होंने कहा है कि आइए क्रोनोलॉजी समझते हैं, कौन है श्रीमान ज्ञानेश कुमार गुप्ता। उनका कहना है 2018 से 21 गृह मंत्रालय में अमित शाह के नीचे सचिव रह के उन्होंने काम किया। 2022 से 24 सहकारिता मंत्रालय में सचिव, जहां मंत्री फिर वही अमित शाह साहब थे। सहकारिता मंत्रालय कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो है उनके अंडर आती है। फिर उन्होंने कहा 2024-25 में अपॉइंटमेंट कमेटी में से सीजीआई को हटाकर अमित शाह मोदी ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। अब बताइए ज्ञानेश कुमार किसकी सुनेंगे? तो ये एक ऑपोजिशन का इल्जाम है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्योंकि गृह मंत्रालय में सचिव थे तो जाहिर तौर पर वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद लोकनीति सीएसडीएस का एक सर्वे आता है। उस सर्वे को मैं आपको दिखा देता हूं और वो सर्वे जो है वो बहुत सारी चीजें कहता है। ये खबर जो है आज अखबार में हिंदू में छपी है। इसमें कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन को लेके इंडिविजुअल्स की कितनी एक्सक्लूजन इंटायर हाउस होल्ड्स की हो सकती है। डिसअप्रोप्रिएशनेटली गरीबों पे ज्यादा असर है, जिन पे पासपोर्ट नहीं है, जिन पे 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे उनको कितना नुकसान हो रहा है। और ये एनालिसिस ये हाईलाइट करता है कि कितना गैप है, रिस्क कितना बढ़ जाता है डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का और पब्लिक ट्रस्ट को इलेक्शन कमीशन के इरोड करता है। मैं इसका भी लिंक अपने वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको भी रिपोर्ट को देख लीजिएगा। उसके अलावा एक रिपोर्ट और है जिसमें लेवल ऑफ ट्रस्ट की बात की गई है कि 2019 के बाद से असम, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली में किस तरह से लेवल ऑफ ट्रस्ट लोगों का इलेक्शन कमीशन के ऊपर गिरा है। हाई ट्रस्ट, मॉडरेट ट्रस्ट और नो ट्रस्ट अगर आप देखें तो ये फिगर्स जो हैं परसेंटेज टर्म्स में है, राउंडेड ऑफ हैं। ये इस तरीके का डेटा आ रहा है। बिहार में चुनाव आयोग का खेल देखिए। पिपरा विधानसभा में गलीमार गांव में एक घर में 509 वोटर हैं, दूसरे घर में
459 वोटर हैं। खास बात यह है कि इन दो पदों पर 509 और 459 रजिस्टर किए गए वोट असल में दोनों घर गांव में है ही नहीं, ये लापता घर है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने बिहार की 3 विधानसभाओं पिपरा, बगहा और मोतिहारी में 80,000 से ज्यादा ऐसे वोटर रजिस्टर कर दिए हैं जो गलत पतों और लापता घरों में हैं, मतलब जिनके ना घर हैं ना पता है। ये है चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा। साफ है बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर भयंकर तरीके की वोट चोरी में लगे हैं, लेकिन अब जनता इनका खेल जान चुकी है, इसलिए अब जनता सतर्क है। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। सिटीजन वॉइस शो आपका शो है, पब्लिक का शो है, जनता का शो है और जनता की अदालत में इलेक्शन कमीशन अब कटघरे में खड़ा है। सजा किसको मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये जनता डिसाइड करेगी। नमस्कार, जय हिंद।